हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल द करंट वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 3, जिसका नाम है भारत का विशाल उत्तरी मैदान। कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, डिफेंस और भी एग्जामिनेशन में इससे जुड़े हुए प्रश्न आते रहते हैं। इसमें हम खासकर डिस्कस करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके बाद में हम प्रायद्वीपीय पठार की ओर बढ़ेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। सो गाइस, हमने पूरी इंडियन ज्योग्राफी की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप विजिट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इससे पहले हमने डिस्कस किया था हिमालय के बारे में। तो गाइस, हिमालय पर जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। उन ग्लेशियर के बारे में हमने आपको कल बताया था। वो ग्लेशियर क्या होते हैं, वो पिघलते हैं। पिघलने के बाद में उनमें से नदियाँ निकलती हैं, और उन नदियाँ वो क्या करती हैं, नदियाँ जो होती हैं वो जो मिट्टी जो पहाड़ों पर होती है उसको अपने साथ बहा करके ले आती हैं। उसके बाद में क्या होता है, बहुत सारे मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों द्वारा अवसाद जो लाए जाते हैं, उन्हीं से मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है। यह जड़ोल अवसादों से निर्मित मैदान होते हैं जो विश्व में सबसे बड़े माने जाते हैं। इनकी उपजाऊ मृदा का प्रयोग कृषि के लिए हमारे क्षेत्र के लोग करते हैं। यही कारण है कि हमारे क्षेत्र के आसपास, यानी कि इसी क्षेत्र के आसपास जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, 20 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। बिहार हो गया, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा पाया जाता है। पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है उत्तरी ये मैदान है, उत्तरी भारत का मैदान है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है जो कृषि के लिए बहुत ही अत्यधिक लाभदायक है। यहाँ पर सारी जो है मानसून भी मिलते हैं, सारे मानसून मिलते हैं। यहाँ पर बरसात भी होती है, धूप भी होती है, हर प्रकार के मौसम में। इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सो गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि भारत का नवीनतम भू आकृतिक प्रदेश है यह। लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी में 7 लाख वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। इस मैदानी क्षेत्र की चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है, जो न्यूनतम 150 किलोमीटर से अधिकतम 480 किलोमीटर में भी पाई जाती है। इस मैदान का ढाल मंद तथा ये समतल होते हैं। इनकी अधिकतम ऊंचाई 185 मीटर होती है। जो भूड गाइज होती हैं, यानी कि भूड जो होती हैं वो थोड़े से ऊंचे टीले की तरह नजर आते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग इस लंबाई की ऊंचाई को, इस मैदान की ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है, इसी मैदान प्रदेश में जड़ोल अवसादों का जमाव 3000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो गाइज, उत्तरी मैदान को लगभग 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी हमारी जो है वो है राजस्थान का मैदान, फिर आता है सतलज का मैदान, फिर आता है गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है उत्तरी मैदान प्रदेश को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे बड़े अगर मैदान की बात करी जाए तो सबसे बड़ा जो मैदान है वो है गंगा का मैदान। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि इन निम्न मैदानों में से सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, क्या आप बताएंगे? गंगा का मैदान, क्योंकि गंगा भारत की दूसरी नंबर पर सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और यही रीज़न है कि गंगा नदी का जो मैदान है वो सबसे बड़ा है, और इसमें कई सारी नदियां जो गंगा नदी तंत्र भी सबसे बड़ा है भारत का, ये भी आप याद रखना। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में जो है राजस्थान आता है, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर सतलज का मैदान आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने डिस्कस करना है वो करना है राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान के मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर रेतीली जो है मिट्टी पाई जाती है, बालू पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित राजस्थान के मैदान में शुष्क तथा अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है पूरा का पूरा। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर थार मरुस्थल भी है। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी खेती नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत किसान अपना कामकाज करके खेती कर लेते हैं। इसी मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी लूनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के जो मैदान है उसकी जो मुख्य नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे लूनी नदी मुख्य नदी है। यही रीज़न है कि जो लूनी नदी है उसी के आसपास के जो मैदान है वहाँ पर किसान लोग अच्छे से जो है फार्मरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर पंचभद्रा, लूड़क, करणसर आदि बहुत सी लबड़ियाँ झील भी पाई जाती हैं। लबड़ी झील की बात करें तो यहाँ पर पंचभद्रा और लूड़, करणसर आदि जो है झील पाई जाती हैं जो लबड़ी हैं, यानी कि जिनका पानी खारा है। ठीक है, वर्षा के आधार पर इस मैदानी प्रदेश को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि राजस्थान बांगर
राजस्थान बांगर जो है, यहाँ पर वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसका मतलब ये गाइस है कि जो वर्षा जब होती है बूंदों के रूप में, उसके जो बीच की लंबाई है वो 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, यानी कि वर्षा यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर हम माने जैसे कि 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में हो तो समझ सकते हैं कि यार इनके बीच में क्या है, इनकी बूंदों के बीच में गैपिंग जो है ना वो बहुत कम है, यानी कि वर्षा बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दूर दूर वर्षा ऐसे इस प्रकार से होती है, बूंदें जो होती हैं वो दूर दूर होती हैं 25 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। यही कारण है यहाँ की शुष्क अर्धशुष्क परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और ज़्यादातर यहाँ पर बंजर राजस्थान आपको नज़र आता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो पार्ट है वो है मरुस्थली, क्योंकि रेडक्लिफ तथा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा के मध्य में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा में के कारण यहाँ पर क्या है, मरुस्थलीय शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खेती का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, खेती मतलब अच्छी खासी यहाँ पर हो नहीं पाती है। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरा हमारा जो आता है वो आता है सतलज के मैदान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न उठते रहते हैं। तो सतलज रावी तथा ब्यास नदियों द्वारा निर्मित सतलज का मैदान मुख्यतः पंजाब तथा हरियाणा में विस्तृत है। इस मैदानी क्षेत्र में कुछ प्रमुख दोआब पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोआब में क्या होता है, ये दोआब कौन कौन से, जैसे कि बारी बिस्त दोआब, ये जो दोआब हैं ठीक है वो ब्यास रावी नदी से निर्मित होते हैं। ठीक है, और जो बिस्त दोआब है वो ब्यास व सतलज से निर्मित होता है, इसको आप याद रखना। ठीक है, ठीक है गाइस। दोआब का मतलब होता है कि जहाँ पर जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जो बीच वाली, जैसे कि ये नदी हो गई और इधर ये नदी हो गई, यानी कि इधर हमारी हो गई ये रावी, ठीक है, और इधर हो गई सतलज, जो इसके बीच की जो मिट्टी है ना उसको ही कहते हैं दोआब। यानी कि दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच में स्थित एक जमीन, एक ऐसी जमीन जो खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, जैसे रावी हो गई और यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हमारी हो गई, कहाँ गई ये, जैसे गंगर हो गई, यमुना हो गई, तो इनके बीच में कुछ प्रमुख दोआब भी हैं, जैसे कि बारी दोआब हो गया, ब्यास के बीच में जो है ये बिस्त दोआब हो गया, मालवा का मैदान पाया जाता है भाई घाघर और सतलज नदी के बीच में, और यमुना और घाघर नदी के बीच में हरियाणा का जो है ये दोआब पाया जाता है। तो दोआब का मतलब ही होता है ऐसी ऐसी जमीन जो दो नदियों के बीच में स्थित होती है, उसको दोआब कहते हैं, इसको आप याद रखना है। ठीक है, नो कन्फ्यूज़न इसमें होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे ही कुछ दोआब हैं, जैसे कि झेलम और सिंधु के बीच में सिंधु सागर दोआब हो गया, झेलम और चिनाव के बीच में छाछ चौब दोआब हो गया, रावी चिनाव के बीच में रचना दोआब हो गया, ब्यास रावी के बीच में बारी दोआब हो गया, सतलज ब्यास के बीच में बिस्त दोआब हो गया। तो ये ऐसे दोआब है, अक्सर इनसे रिलेटेड प्रश्न जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसमें से आप ये सिंधु नदी वाला याद रखना, सिंधु झेलम के बीच में सिंधु सागर जो है दोआब पाया जाता है, और ये चिनाव झेलम के बीच में छाछ चौज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये देखना बारी और बिस्त के बीच में जो बारी और बिस्त जो दोआब हैं वो ब्यास रावी नदी के और सतलज नदी के बीच में पाए जाते हैं, इनको आप याद रखना। ठीक है, सतलज तथा घग्गर नदी के बीच में मालवा के मैदान स्थित हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर घग्गर तथा यमुना के मध्य में हरियाणा के भिवानी बांगर भी है। इसे अत्यधिक उपजाऊ मैदान से सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मान लो बीच का ये मैदान है, ठीक है, यहाँ पर नदी एक बह रही इसके साइड में और एक इधर, यानी कि बीच में जो मैदान है वो उपजाऊ तो होगा ही, क्योंकि नमी नहीं मिल रही इसको, दोनों तरफ नदियाँ हैं, उपजाऊ तो होना लाजमी है इसका। ठीक है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादक क्षमता जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद में जो अगला हमारा जो मैदान आता है वो होता है गंगा के मैदान, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा मैदान गंगा का मैदान माना जाता है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा यह निर्मित मैदान होता है। गंगा के मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया और बिहार में जो है पाई जाती हैं। यहाँ पर ये मैदान देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, इसी मैदान क्षेत्र के विभिन्न प्रादेशिक नाम हैं, जैसे कि इनको क्या अलग अलग भाषा में भाई इनका नाम अलग अलग दिया गया है। जैसे कि हम अपने क्षेत्र से शुरू करते हैं पहले, जैसे दिल्ली के पूर्व में इसको बोलते हैं रोहिलखंड का मैदान, लखनऊ के पास में इसको बोलते हैं अवध के मैदान, बिहार में गंगा के उत्तर में मिथिला के मैदान मिलते हैं, बिहार में गंगा के दक्षिण में मगध के मैदान के नाम से इनको जाना जाता है। कोसी तथा महानंदा के मध्य में जो है बारिंदा के मैदान के रूप में इसको नाम से जाना जाता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी के बीच में रार के मैदान के नाम से इनको स्थानीय नाम के लोग बुलाते हैं। ठीक है, ये मैपिंग है। जैसे कि ये रोहिलखंड का मैदान, दिल्ली के लोग भाई इसको रोहिलखंड का मैदान बोलते हैं।
क्योंकि दिल्ली के साइड में रोहिलखंड पड़ता है ना, इसलिए। लखनऊ में अवध का मैदान कहते हैं। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनको हमने अभी डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मपुत्र के मैदान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। यह सकरा मैदानी क्षेत्र है। यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। देखिए, ये हमारा असम राज्य है, इस प्रकार से असम राज्य है। तो यार वो पता है, असम राज्य जो है लंबा बहुत है लेकिन चौड़ाई कम है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जो है नामचा बरवा पर्वत से उधर से जो है उसके साइड से मुड़ करके इधर आती है असम में। तो ये जो है ज़्यादा, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, लंबाई है, तो इसको सकरा बोला जा सकता है। ठीक है, यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है, यानी कि उत्तर में मान लीजिए कि असम हो गया, और ये वेस्ट बंगाल साइड में आपको पूर्व में अक्सर मिलता है ऐसे मैदान। ठीक है, इसी मैदान का उपयोग चावल तथा पटसन की खेती के लिए किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र के मैदान भी भाई जो है चावल की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर मैदान जो हैं वो कई सारे भागों में विभाजित किए गए हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, होता क्या है, जब नदियाँ पहाड़ों से बह करके आती हैं, वो क्या होता है, जब वो नीचे आती हैं पहाड़ के, वहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर पत्थर जब पाए जाते हैं तो पत्थर के नीचे से नदी बहती है, वो हमको दिखाई नहीं देती है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाबर। ठीक है, उसको भाबर बोलते हैं, भाबर। ठीक है, भाबर का मतलब होता है जहाँ पर नदी दिखाई ना दे, यानी कि पत्थर के नीचे से नदी बह रही है, हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, तो वो नदी हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, उसको भाबर बोलेंगे। और यह जो भाबर क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए बिल्कुल ही कारगर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं यार, पत्थर के ऊपर कोई थोड़ी ना आप अनाज उगा देंगे, ऐसा नहीं है। और इसकी जो मैक्सिमम चौड़ाई जो है वो 8 से 15 किलोमीटर की दूरी में पाई जाती है। जैसे कि उत्तराखंड में देखेंगे आप, तो वहाँ पर पत्थर के नीचे नदियाँ मिलेंगी। ठीक है, और उत्तराखंड के साइड में आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो पत्थर के नीचे से निकलती हैं। तो वहाँ पर क्या है सिस्टम, पत्थर के नीचे के नदियों के निकलने के कारण वहाँ पर मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं मिल पाती है, इसीलिए वहाँ पर खेती अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बाद में नदी आगे बढ़ती है भाबर के बाद में जब नदी आगे बढ़ती है, तो जब वो पत्थर के नीचे से बाहर निकलती है तो बहुत ही विकराल रूप धारण करती है। विकराल रूप धारण करने के साथ में जो मिट्टी साथ में वो लाती है, तो वहाँ पर वो है दलदल नुमा क्षेत्र तैयार कर देती है। दलदल नुमा क्षेत्र की जो चौड़ाई वो 15 से 80 किलोमीटर पाई जाती है, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। यह जो ज़मीन है वो थोड़ी सी उपजाऊ मानी जाती है, मतलब यहाँ पर जो है चावल की खेती, धान की खेती होती है, और यहाँ पर रेंगने वाले जीव अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि अजगर हो गया, और भी कई सारे सांप बिच्छू यहाँ पर मिलते हैं इस दलदल नुमा ज़मीन में। ठीक है, इसके बाद में नदी तराई क्षेत्र से आगे बढ़ती है। ठीक है, वो खादर में बढ़ती है। खादर में बढ़ने के बाद में ये जो नदी यहाँ पर आती है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थोड़ी जो मिट्टी थी वो उपजाऊ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल छन करके आ रही है, बिल्कुल निचोड़ जो आ रहा है ज़मीन का, वो यहाँ पर खादर में आता है, इसीलिए खादर के मैदान सर्वाधिक उपजाऊ माने जाते हैं खेती के लिए। ठीक है, फिर बांगर में आती है, तो इनको बन भाई और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले संरचना के आधार पर मैदानी प्रदेश भाबर, तराई, खादर, बांगर में पाए जाते हैं। सबसे पहला भाबर डिस्कस करते हैं। यह हिमालय पर्वत के पदेन क्षेत्रों में स्थित बड़े अवसादों से निर्मित 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित पट्टीनुमा मैदान होते हैं। इसी मैदान क्षेत्र में नदी बड़े अवसादों को नीचे बहाती हैं, अतः नदी के भूमिगत प्रवाह के कारण नदी सतह पर अदृश्य नजर आती है। हमने आपको बताया भी था, कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है यह। तराई के मैदानों की बात करें, यहाँ पर क्या होता है, 15 से 30 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई होती है, और यहाँ पर क्या होता है, गन्ने की खेती पाई जाती है, गेहूँ की खेती पाई जाती है, ये मुख्यतः आप याद रखना। ठीक है, तराई प्रदेश अब मुख्यतः पूर्वी भागों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, दलदली नुमा भाग, क्योंकि वहाँ पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उनसे नदी आती हैं और वो मैदानों का निर्माण करती हैं। इसके बाद में आता है खादर के मैदान। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, खादर के मैदान बहुत ही उपजाऊ माने जाते हैं, क्योंकि ये अवसादों को बहा करके लाते हैं, इन नए अवसाद यहाँ पर जमा करते हैं, जिससे यहाँ पर जो है बहुत अच्छे जो है मैदान ये होते हैं कृषि के लिए। यहाँ पर प्रतिवर्ष मानसून भी अच्छा रहता है, वर्षा भी होती रहती है, मैदान होता है, पहाड़ होते नहीं हैं, तो यहाँ पर क्या है, प्रमुखता से खेती अच्छी होती है। ठीक है, आप इसको याद रखना। ठीक है, जैसे पंजाब में नदी के दोनों ओर स्थित खादर मैदान बेंट जो है के नाम से जाने जाते हैं, आप इसको याद रखना। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि पंजाब
में नदी के दोनों ओर स्थित खादर के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बेट के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद रखना, क्या नाम? बेट, ठीक है। और उपजाऊ होते हैं यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर? धान, गेहूँ, ठीक है, गन्ने की खेती मिलती है, यहाँ बहुत ही उपजाऊ होती है। यहाँ पर अनाज ज़्यादा होता है खादर के मैदानों में, ठीक है, इसको आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बांगर के मैदान। बांगर के मैदान में क्या होता है? ये दोनों ओर से पुराने अवसादों से निर्मित मैदानी क्षेत्र होते हैं। यह मैदान जो होते हैं खादर से थोड़ा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है, क्योंकि ये देखिए दलदल नुमा बचा नहीं, बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल निचोड़ आया है मिट्टियों का। वो मिट्टी जो होती है खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसी मैदान क्षेत्र में कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कैल्शियम के पिंड कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोल देना बांगर के मैदानों में अक्सर हमको कैल्शियम के पिंड देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और बांगर प्रदेश में भूड़ पाई जाती है, आपने देखा होगा। जैसे कि गंगा नदी की ओर आप बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ ऊँटे टीले की तरह दिखाई पड़ेंगे, जो क्या होता है, जो मुलायम मिट्टी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, पथरीली सी जो भूमि होती है वो भूड़ कहलाती है। भूड़ प्रदेश मुख्यतः गंगा नदी के बीच में हमको देखने को मिलते हैं, आसपास में देखने को मिलते हैं। अब डिस्कस करते हैं भाई मैदानी प्रदेश का महत्व क्या है, यानी कि हमने क्या सीखा इस मैदानी प्रदेश से, क्या इसका रीज़न है, किस तरीके से हम एग्जाम में इसका अच्छे से जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इस मैदान में नदियों के द्वारा अवसादों के जमाव से निर्मित कांप मिट्टी के उपजाऊ मैदान होने पर, कृषि की उत्पादकता व उत्पादन अधिक होने पर देश को 45% जनसंख्या इसी प्रदेश में निवास करती है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, यहाँ पर सिंचाई के साधन के रूप में नदियों, नहरों व कुओं का प्रयोग किया जाता है। इस मैदानी प्रदेश के समतल होने के कारण इसमें सघन परिवहन जाल, औद्योगिक, व्यापारिक नगर, राजधानी नगर, दार्शनिक नगर, जनसंख्या घनत्व की अधिकता होने के साथ यहाँ पर गन्ना, गेहूँ, कपास आदि का उत्पादन बहुत ही अधिकतम मात्रा में होता है। तो गाइस हमने डिस्कस किया आज उत्तरी भारत का मैदान, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पूरा पठार खत्म कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ नदियों को भी डिस्कस करेंगे, जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश की, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। सो गाइस आप बने रहना वीडियो के साथ में कल। और जो इससे पहले जो हमने हिमालय का वीडियो बनाया था, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे देंगे, आप देख लेना। इसकी अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी, उसमें जा करके देख लेना, जिसमें हम पूरा देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं पूरी भारत की ज्योग्राफी ख़त्म कर दूंगा। हमें आपका साथ चाहिए, आप वीडियो को पूरा देखें और समझें। कोशिश करें कि नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहें, जो कि आपके एग्जाम के बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और इससे जुड़ना। सो गाइस जय हिंद।